सो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है विवेक। ठीक है, ये प्लेस हो चुके हैं आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर। तो आज ये हमें गाइड करेंगे भाई कि ओवरऑल प्लेसमेंट जर्नी थी कि वो कैसी थी आदित्य बिरला के अंदर, कैसे मतलब इनका हायरिंग फ्लो क्या है, क्या चीज़ें पूछते हैं, कैसे चीज़ें होती है, और साथ ही साथ विजय क्या का जो 4 साल का एक्सपीरियंस था कि वो भी शेयर करेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रो शुरू करते हैं। Hello, myself Vivek Rathod. I am final year student in VGTI IT, and recently I got placed in Aditya Birla Capital. एंड यस, मैंने इससे पहले डिप्लोमा भी किया है 3 साल का, और उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर से इंजीनियरिंग कंप्लीट, अभी फाइनल ईयर चालू है। तो अभी मतलब हाँ, एक और वीडियो है इनके की डिप्लोमा वाली, अगर तुम्हें चेक करनी है तुम वो भी चेक कर सकते हो। तुम डिप्लोमा से आ रहे हो तो DSY के लिए। तो अभी इस पे बात करते हैं, ठीक है, कि मतलब आदित्य बिरला कैपिटल्स जो है, ठीक है, वो बेसिकली अभी काम क्या करती है और आपका जो रोल है वो क्या है मतलब इसके अंदर। तो आदित्य बिरला कैपिटल बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो टेक्सटाइल में है, ज्वेलरीज़ में है, बहुत सारी चीज़ें। और हमारा डोमेन शायद तो फाइनेंस डोमेन है, उसमें IT का जो काम होता है तो वो और जो रोल है वो उन्होंने अभी क्लियरली बताया नहीं है, बट उन्होंने पहले बताया था कि ये तो क्लाउड इंजीनियरिंग होगा या डेवलपमेंट होगा। तो शायद इसी में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही कोई रोल होगा। प्लेसमेंट जो है, ठीक है, उसमें मतलब क्या था ओवरऑल, मतलब क्योंकि हाँ आदित्य बिरला में प्लेस हो गए, पर उससे पहले भी बैक स्टोरी तो होती है ना, मतलब वो क्या थी, मतलब क्या कहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड हो रहा था, मतलब ओवरऑल जर्नी क्या थी प्लेसमेंट की खास करके। तो एक्चुअली प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है 3rd ईयर की ही स्टार्टिंग से। सब इंटर्नशिप के लिए तैयारी करते हैं और सब इंटर्नशिप के लिए जुड़ जाते हैं 3rd ईयर से। 4th ईयर से तो भाई वो अलग जर्नी शुरू हो जाती है, बट 3rd ईयर में ऐसा था कि सब इंटर्नशिप के लिए और सब अपना पॉइंटर साथ के ऊपर लाना, सबको उस रेंज में आना था, तो ऐसा कुछ चल रहा था। स्टार्टिंग में उतना कुछ नहीं होता है, पर जैसे जैसे 4th ईयर पास में आता है और हमें रियलाइज़ होता है कि अभी तक पेड इंटर्नशिप नहीं है, तब प्रॉब्लम आती है, तब बहुत डीमोटिवेशन होता है। क्योंकि और वैसे भी अभी तो इंटर्नशिप का थोड़ा इस बैच का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट ऐसे मतलब आता है प्रॉब्लम। मतलब इंटर्नशिप अगर नहीं मिली तो एक इनसिक्योरिटी होती है कि शायद प्लेसमेंट मिले ना मिले। और बाद में 4th ईयर में जब प्लेसमेंट सीज़न चालू होता है, तब स्टार्टिंग में कुछ कंपनी, अभी हमारे टाइम पे ओरेकल आई थी, टेक्सास इस स्टार्टिंग में ही आई गई थी, और उसमें हर वक्त वो टेस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस, और इसमें किसी न किसी राउंड से बाहर आ जाते हैं, तो डीमोटिवेशन रहता है। और ऐसा ही मेरे साथ ही था स्टार्टिंग में। इंटर्नशिप में मतलब मैं सीख पाया फ्रंट एंड इंजीनियरिंग वगैरह, और बाद में जैसे प्लेसमेंट सीज़न चालू हुआ तो फर्स्ट ओरेकल का टेस्ट में से मैं बाहर निकल गया था। और ऐसे ही कुछ कंपनीज़ आई, उसमें टेस्ट भी क्लियर नहीं हो रही थी। और बाद में ऐसा हुआ कि कंपनी आना ही बंद हो गया अचानक, और जो कंपनीज आ रही थी उनका रोल डेटा एनालिस्ट रोल था, बिज़नेस एनालिस्ट रोल था, जो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल चाहिए था, क्योंकि डिप्लोमा मैंने 3 साल का किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की वो प्रॉपरली अपने सॉफ्टवेयर डोमेन में, और बाद में मुझे इसे चेंज नहीं करना था, क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट द डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इसलिए उसी थिंकिंग में मतलब बहुत दिन गए मेरे कि मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं, अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, या जो पैकेज रेंज मुझे जो पैकेज चाहिए उस हिसाब से भी कंपनी नहीं आ रही थी। मोस्ट ऑफ द कंपनी 8 लाख 9 लाख, और एक टाइम ऐसा आ गया कि सारे जो स्टूडेंट थे IT CSIT अपने क्लास के, तो उन्होंने हार मान के सारे बोफा में अप्लाई करने लगे, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं था। बट मैंने बोफा में भी नहीं किया था, मैंने अप्लाई किया बट टेस्ट नहीं दिया मैंने। टेस्ट ही नहीं दिया। हाँ, ऐसे किया क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था बोफा के लिए भी, मुझे कुछ अच्छा ये चाहिए था। हाँ, ये चाहिए था, क्योंकि वो खुद का एक होता है ना कि अब इतने साल डिप्लोमा के डिग्री के, और बहुत टफ जर्नी थी। हर एक चीज़ से टफ थी वो, चाहे वो एजुकेशनल थिंग से हो, या वो फैमिली बैकग्राउंड हो, या मेंटली जो स्ट्रगल हुआ, हर एक चीज़ से मैंने अपना 100% दिया है, हर एक चीज़ से लड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा खुद से लगता है मैं थोड़ा अच्छा डिजर्व करता हूँ। और अगर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जर्नी बताऊँ, तो स्टार्टिंग में मैंने डेवलपमेंट से स्टार्ट की। ऐसे डायरेक्ट मतलब DSA का थोड़ा बैकग्राउंड था, डिप्लोमा में भी मैं किया था और सेकेंड ईयर में भी मैंने किया था, तो थोड़ा DSA का तो था थोड़ा बैकग्राउंड। और डेवलपमेंट में मैंने पहले फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटर्नशिप में सीख लिया, बाद में मैंने स्प्रिंग बूट किया और वो बहुत अच्छे से किया। और जो कंपनी रिसेंटली आई थी आदित्य बिरला से पहले, वहाँ पे जैसे कि ओरियन प्रो, जिसके सारे राउंड क्लियर हो गए थे मेरे, बट उन्होंने एक ही लिया हम सबसे,
तो उसमें भी उन्होंने पूरा स्प्रिंग बूट पूछा था, डीएसए नहीं पूछा था। तो ओवरऑल अगर प्रिपरेशन के हिसाब से जर्नी बोलूँ तो वो भी बहुत टफ था, क्योंकि बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एक तो एकेडमिक्स है, उसमें से डीएसए, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बैलेंस करके, तो एक बहुत ही ऐसे मतलब मोटे तौर से बताऊँ तो ये भी जर्नी टफ था। बाकी जैसे स्ट्रगल चलते वैसे भी प्रिपरेशन में टेक्निकली भी जर्नी बहुत टफ था, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। और कुछ पता नहीं, कुछ कंपनी सिर्फ डेवलपमेंट प्रेफर करती है, वो डीएसए के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कुछ डीएसए पूछेंगे इतना हार्ड कि वो ट्रीज एंड ग्राफ पूछेंगे। वैसी कंपनी यहाँ पे कम आती है, बट फिर भी कुछ आती है जो डीएसए पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि एक IDFY नाम की कंपनी आई थी। तो हाँ, ऐसी ये जर्नी थी पूरी। ठीक है, तो अभी ये प्लेस जब हुआ कि क्या आदित्य बिरला में, तो उधर का कैसा था मतलब ओवरऑल के पहले क्या हुआ, फिर इंटरव्यू कैसे हुआ, HR राउंड कैसे चीज़ें हुई? आदित्य बिरला कैपिटल से पहले मैंने ओरियन प्रो और ICICI का इंटरव्यू दिया था, और ओरियन प्रो का 3-4 राउंड थे, मैंने सारे क्लियर कर दिए थे। और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट के नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट डे ओरियन ICICI का था। तो ICICI में हुआ ऐसा कि मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गया वो इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि उसी टाइम रिज़ल्ट आ गया कि ओरियन प्रो सिर्फ एक ही बंदे को ले जाएगी, और उन्होंने पैकेज का भी रिडक्शन कर दिया, जो 10 लाख था वो 7 लाख कर दिया। तो उसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ और वो मैं ICICI का बराबर दे नहीं पाया। तो ICICI में उन्होंने स्टार्ट ही पज़ल से किया, और मैंने पज़ल का कुछ किया नहीं था। ज़्यादा फोकस मेरा डीएसए डेवलपमेंट पे ऐसे ही था, ज़्यादा डेवलपमेंट में, तो उसका ही ज़्यादा किया था। तो वो उस टाइम वो मेंटल जो मेरी कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं उतना अच्छा नहीं दे पाया ICICI का, और उसमें भी मैं रिजेक्ट हो गया, और ओरियन प्रो भी में भी नहीं हुआ। तो जब ABC मतलब आदित्य बिरला कैपिटल आई, तब उस टाइम पे एक मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा होगा, ऐसे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। टेक्निकल राउंड में पहले 10 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा, बट इंटरव्यूअर भी उसने मुझे कंफर्टेबल किया, और जैसे उसने कंफर्टेबल किया उसने सारे मुझे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे पहले, और मतलब इंटर्नशिप कहाँ की, प्रोजेक्ट और डिप्लोमा क्या होता है वगैरह, कहाँ पे किया, इस पे। तो उससे मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, और उसके बाद उसने थोड़ा टेक्निकल पूछा, DBMS वगैरह, और ज़्यादा प्रोजेक्ट पे फोकस किया कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन बनाई है तो वहाँ कॉटलिन क्यों नहीं यूज़ किया, जावा क्यों यूज़ किया है, जावा और कॉटलिन में क्या फ़र्क है, ऐसी चीज़ें। और टेक्निकल राउंड शायद मेरा सबसे ज़्यादा टाइम तक चला बाकियों से, और ऐसे क्लियर हुआ। उसके बाद HR राउंड हुआ, पहले टेस्ट हुई थी ऑनलाइन, वो टेस्ट मैंने क्लियर कर दी, वो उतना मुश्किल नहीं था। और उसके बाद HR राउंड में भी HR ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जनरल, जैसे VGTI क्यों चूज़ किया, इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया, और ये ऐसे जनरल क्वेश्चन। और उसके बाद ABC में क्या अच्छा लगता है, ऐसे। तो ऐसे हुआ, और उसके बाद जैसे ही HR इंटरव्यू हुआ 5 मिनट में रिज़ल्ट आ गया था। हाँ। तो ये आदित्य बिरला में जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चंस कैसे आए थे एक्चुअली? क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं थे, 2 या 3 आई गेस, 3 लीड कोड क्वेश्चन थे, मतलब वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टैक क्यू के ऐसे क्वेश्चन थे, और कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ABC का टेस्ट तो ऐसा मतलब ठीक था, मतलब बहुत मुश्किल नहीं था। टेक्निकल राउंड में उन्होंने थोड़ा मतलब वो भी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, 2 स्लॉट थे हमारे पास, मतलब 2 लोग आए थे। तो एक ने ज़्यादा टेक्निकल पूछा, DSA पे ज़्यादा फोकस किया था, और एक ने ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, उसने भी DBMS के क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसे इंटरव्यू का था, तो टेस्ट तो थोड़ा सा ईजी था। हाँ, शायद वो टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया होगा, ओवरऑल ईजी था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि पैकेज कितने का था और क्या ब्रेकडाउन है? सो ABC का ओवरऑल CTC है 13.5। तो हाँ, बोफा से तो अच्छा मिल गया, ठीक है। हाँ, मतलब जो सोचा था हाँ वो मिल गया एकदम, ठीक है। तो अभी जो ये लोग आ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है, सेकंड ईयर में आ रहा है, तो ओवरऑल मतलब 4 साल में क्या करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ पहली। और साथ में तुमने क्या किया था, कि मतलब 4 साल में तुमने क्या फोकस किया था करने के लिए, क्या प्रिपेयर किया था? पहले तो मैं मीत के इससे पहले के डिप्लोमा के वीडियो में बताऊँ कि स्टार्टिंग में DSY को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि खुद मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट जो सेकेंड ईयर से जर्नी है वो ऐसी कि सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो DBMS है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है। और जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेस जो है वो यही सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर में खास, थर्ड ईयर में भी थोड़े होते हैं, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। वो मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि वैसे भी एप्लीकेशन चेंज होती रहती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चेंज होती है। तो मुझे लगता है ज़्यादा फोकस करने वाले कुछ सब्जेक्ट है तो सेकेंड ईयर में है। वहीं पे हमारा, मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर में हमें डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। सबका अप्रोच होता है, तो मेरे हिसाब से हमें कोर सब्जेक्ट और डीएसए बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। और थर्ड ईयर में एकेडमिक के साथ साथ हमें तब डेवलपमेंट सीख लेनी चाहिए। तो अगर दोनों चीज़ें उस टाइम पे अगर हम मन लगा के कर दे तो हमें प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा ऐसा होता कि स्टार्टिंग में मुझे एकेडमिक्स में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो डिप्लोमा मैंने किया वो MSBT में गया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निक। उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो ऑटोनॉमस कॉलेज का एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत अलग है। तो मुझे वो एग्ज़ाम पैटर्न एडेप्ट करना और उसमें मतलब ऐसे ठीक से परफॉर्म करना, वो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ। बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होती गई चीज़ें, तो मैं थोड़ा बाद में डेवलपमेंट डीएसए पर आया, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा मेरे साथ हुआ था। तो अगर मैं स्पेशली डिप्लोमा वालों को मैं बोलूँगा कि आते ही पहले तो थोड़ा पहले सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में तो तुम्हें एकेडमिक्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ हमारा वीक होता है डिप्लोमा वालों का। तो अगर उसके बाद हमें जल्द से जल्द डीएसए पे और उसके बाद डेवलपमेंट पे जाना होगा। और हाँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पैरेलली दोनों चीज़ें नहीं करनी है, डीएसए और डेवलपमेंट। पहले कुछ एक चीज़ कर लो, ठीक ठाक लेवल पे आ जाओ, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। क्योंकि फोर्थ ईयर में दोनों चीज़ें हमें पैरेलली किस तरह, मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से करना होता है। तो अब आते हैं इंटर्नशिप पे, ठीक है। तो इंटर्नशिप में क्या स्ट्रगल्स थे, कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, क्या चीज़ हुई? जैसे प्लेसमेंट में इस बार उतनी कंपनी नहीं है, इंटर्नशिप में भी उतनी नहीं है VJTI में। तो बहुत सारे, मतलब 60-70% लोग तो उनको इंटर्नशिप मिली ही नहीं थी। आई गेस 60% तो लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिली थी। तो मैंने तो इसे अनपेड इंटर्नशिप किया था, और मैंने ऐसी जगह इंटर्नशिप किया जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो मेरी डेवलपमेंट की। मैंने टेक्लीजेंस में किया था। तो वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। उसमें ऐसा हुआ कि मेरा रिएक्ट बहुत अच्छा हो गया। मुझे पता चल गया कि हम फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में चीज़ें कैसे मैनेज करते हुए। तो AI टूल्स भी है, और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में मैं ऐसा कहता हूँ कि जब आप डेवलपमेंट करते हो तब AI टूल्स यूज़ करो। तो AI टूल्स, और हमें खुद से भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिएक्ट का बेस क्या है, और बाकी चीज़ें टूल्स हैंडल कर लेते हैं। तो उस तरीके से हमें डेवलपमेंट, मैंने उस तरीके से डेवलपमेंट टेक्लीजेंस में की, और ये वर्क फ्रॉम होम ही था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। तो तब मैं इंटर्नशिप के साथ साथ DSA की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो वो स्मूथ जर्नी थी इंटर्नशिप की। तो अब बात करते हैं ये चीज़ पे कि कमिटीज़ VJTI में कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, अगर तुम कोडिंग पर्सपेक्टिव से आ रहे हो या फिर ओवरऑल खुद के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। तो मैंने ऐसे भी बंदे देखे जिन्होंने कोई कमेटी ज्वाइन नहीं की, बट वो अच्छी जगह प्लेस है। नहीं, बट है, मतलब कमेटी का इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कमिटीज़ हमें थोड़ा ऐसा बताती है कि एक्चुअल में चल कैसा रहा है। मतलब अभी जैसे कि अभी हैकेथॉन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, या कुछ भी अगर नया होता है स्टूडेंट के कम्युनिटी में, बाकी कॉलेजेस में वगैरह, ये हमें कमेटी के थ्रू ही पता चलता है। जैसे कि COC है यहाँ पे, वो कोडिंग कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ कोडर्स। तो वहाँ पे हमें थोड़ा लीडरशिप स्किल भी आ जाती है, मतलब थोड़ा वह चीज़ें मैनेज करनी भी आ जाती है। तो उसके लिए मुझे लगता है वो थोड़ा वो मोटिवेशन के हिसाब से हम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोडिंग के देखिए तो कोडिंग स्पेशली ऐसा कुछ सीखने नहीं मिलेगा, बट एक बात है कि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ या अभी क्या ट्रेंड में वो चीज़ें पता चल जाती है। और अगर ऐसे मतलब कोलैबोरेशन में स्टडी होती है, पेयर प्रोग्रामिंग होती है, तो ठीक हो जाता है। हाँ, अब लास्ट टिप के मतलब क्या बोलना चाहोगे कि भाई जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है कि और जिसका मेन फोकस ये है कि भाई प्लेसमेंट लेके निकलना है कॉलेज से अच्छी बढ़िया से बढ़िया, तो क्या बोलना चाहोगे क्लास में? जो एकदम बिगिनर है वो। हाँ, ओके। तो पहली चीज़ तो इस फील्ड के लिए पैशनेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट। क्योंकि अगर यहाँ पैशनेट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटी का जो हालत है, हमें पता है कि जॉब्स नहीं है, बहुत कम जॉब्स है अभी।
तो पहले तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए, इतना कि अगर कभी फेल भी हो जाए तो दुख नहीं हो, क्योंकि मैंने मेरा पैशन फॉलो किया, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि जो इंजीनियरिंग मैंने डिप्लोमा में देखी वो और डिग्री में जो देखी इसमें बहुत डिफरेंस है, सब कुछ बदल गया है। पहले हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने में भी बहुत मेहनत लगती थी, अभी वो सारी चीज़ें बस एक प्रॉम्प्ट से बन जाती हैं। तो इसलिए एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नया बंदा आ रहा है उसने जो जो सोच के रखा है कि मैं जावा करूँगा, ये करूँगा, नहीं, शायद वो जो टेक्नोलॉजी तुम आज सोच रहे हो वो शायद नेक्स्ट ईयर भी बदल जाएगी, कुछ नया होगा वहाँ पे। तो एडेप्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। तीसरी बात क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें अच्छी आनी चाहिए, दूसरी क्रिएटिविटी, एक किसी भी टेक्निकल रोल, चाहे वो प्रोग्रामर हो, हैकर हो, एनालिस्ट हो, उसके पास क्रिएटिविटी होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अब क्रिएटिविटी हम ला नहीं सकते, या प्रॉब्लम सॉल्विंग हम प्रैक्टिस कर सकते, क्रिएटिविटी हम ला नहीं सकते, बट एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप ज़्यादा फोकस करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और आप ऐसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब ऐसे चीज़ें कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा क्रिएटिव बने। जैसे कि डिज़ाइनिंग करना आपके गोल के हिसाब से है, यहाँ ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वही ज़्यादा मैटर करती है, बट हाँ क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप प्रिपरेशन और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, वो तो है। हाँ, और वो पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, वो एकेडमिक्स हो, बाकी चीज़ें हो, वो बैलेंस करना पड़ेगा। ये स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है। और ये स्ट्रगल करने की इच्छा तब होगी जब पैशन होगा। तो मेन चीज़ पैशन है। तो पैशनेट बने रहो, ठीक है, और कोडिंग करते रहो। तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी। कुछ डाउट्स हो, कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है, कुछ भी डाल देना जो भी तुम्हें कमेंट करना है या पूछना है भैया से, तो भैया आएगा, ठीक है, रिप्लाई करके रात भर बैठ के। तो दैट्स डन फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो यहाँ तक ही थी, और ये वीडियो यहाँ तक ही थी, ऑफिस की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स डन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।